चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, 322 या 323? कौन सा अनुच्छेद है जो लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 322। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद 315 में क्या है, तो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। कुछ अनुच्छेद आपके सामने दिए हुए हैं, आप याद कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 315 में दिया गया है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 316 में दिया गया है सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में। 317 में है लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को हटाना एवं निलंबन करना। यह किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। 317 की बात है। 318 में क्या बताया गया है? लोक सेवा के सदस्यों तथा कर्मचारियों की सेवा तथा उनके शर्तों से जो भी संबंधित नियम कानून है, शक्तियां हैं, उन सभी के बारे में बात की गई है। 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में। 321 में है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार और शक्ति के बारे में। 323 में है लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट के बारे में। आप याद कर सकते हैं इन सभी अनुच्छेदों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था जिसका नाम है नीति आयोग का गठन किया गया, लेकिन कब किया गया? योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया है। कब? 1 जनवरी सन 2015 इसका सही उत्तर होगा। नीति आयोग, नीति का आपसे हो सकता है फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? नीति, एन से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। इसका गठन 1 जनवरी सन 2015 में किया गया था। योजना आयोग के बारे में अगर हम आपको बताएं तो योजना आयोग का गठन कब किया गया है? 15 मार्च सन 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? योजना आयोग की। इसके जगह पर 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग कितने वर्ष की योजनाएं चलाती थी? पंचवर्षीय योजना चलाती थी। कौन? पंचवर्षीय योजना कौन चलाती थी? योजना आयोग। योजना आयोग को कब भंग किया गया? अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ दिया जाए तो भंग किया गया 17 अगस्त सन 2014 में। तीनों बातें आपको याद रखनी है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। कितने वर्ष की योजनाएं चलाती थी? 5 वर्ष की योजना। और कब इसे भंग किया गया? 17 अगस्त सन 2014 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, पहली बात तो 12वें। इसका सही उत्तर होगा रंगराजन, DC रंगराजन या फिर डॉक्टर रंगराजन आप कह सकते हैं। 12वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1 नवंबर सन 2002 में 12वें वित्त आयोग का गठन किया गया। अब कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यह वित्त आयोग कब से कब तक चलेगा? सन 2020 से लेकर चल रहा है। यह सन 2026 तक यह वित्त आयोग कार्य करेगा। आपको याद रखना है, वित्त आयोग के बारे में आपसे अगर कभी पूछ दिया जाए तो सबसे पहले आपके पास उत्तर होना चाहिए इसका गठन कब हुआ? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद में इसके गठन की बात की गई है? 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। कितने व्यक्तियों की नियुक्ति होती है? 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होती है। कितने व्यक्तियों की? 5 ही व्यक्तियों की। राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है किसका? जो अध्यक्ष होते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने व्यक्ति होते हैं? 5 व्यक्ति। इसमें से एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आपको याद रखना है वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। 5 के पांचों सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए ही होती है। आपको याद रखना है। वित्त आयोग का पहली बार गठन कब किया गया था? वित्त आयोग का पहली बार गठन किया गया था 6 अप्रैल, याद रखना है 6 अप्रैल सन 1952 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना पड़ेगा आपको, केसी नियोगी पहले अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? किस अधिनियम के अंतर्गत इसे लाया गया था खाद्य संरक्षण आयोग को? पहला ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 के तहत इसे लाया गया। अगला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2011 के अंतर्गत इसे लाया गया।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत या फिर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम सन 2011 के अंतर्गत खाद्य संरक्षण आयोग को लाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में अगर बात करें तो यह क्या कहता है? यह कहता है कि सभी राज्यों में खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा। सभी राज्यों में, क्या सभी राज्यों में खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा? इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 का उद्देश्य है कि प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके अधिनियम का कार्यान्वयन और निगरानी की समीक्षा करेगी कि खाद्य किस तरह से वितरण किया जा रहा है। अधिसूचना को जारी करके निगरानी और समीक्षा करेगी। क्या करेगी? निगरानी और समीक्षा का कार्य दिया गया है। ध्यान रखने वाली दो बातें और है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को खाद्य वितरण किया जाएगा। याद रखिएगा, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को खाद्य वितरण किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य आयोग के बारे में बार बार बात हो रही थी। राज्य आयोग के बारे में मैं थोड़ी सी बात और कर देता हूं। राज्य आयोग के बारे में, राज्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इनमें से एक सदस्य होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, राज्य आयोग में टोटल सदस्यों की संख्या 6 होती है। इसमें से एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। राज्य आयोग में कम से कम 2 सदस्य जो होंगी, 6 सदस्यों में से 2 सदस्य जो होंगी वह महिलाएं होंगी। उसमें से एक सदस्य जो होंगी एसटी होगी और दूसरी जो सदस्य होगी वह एससी होगी। आपको याद रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य किसमें बताए गए हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की तहत धारा 12 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की तहत धारा 15 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की तहत धारा 10 में, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य के बारे में बताया गया है धारा 10 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1919 की धारा 10 में बताया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य के बारे में। धारा 12 में क्या बताया गया गुरु? तो लेखा एवं लेखा समिति के बारे में बताया गया है। धारा 15 में क्या बताया गया है? इसमें एक अध्यक्ष और कितने सदस्यों की तथा कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, इसके बारे में बताया गया धारा 15 में। धारा 3 में क्या बताया गया है? इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत ही हुई है और इसका गठन 1992 में किया गया है। अधिनियम कौन सा था? 1990, लेकिन गठन किया गया 1992 में। यह एक वैधानिक निकाय है, आपको याद रखना है। यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की संवैधानिकता, साथ में कानूनी सुरक्षा के उपायों की समीक्षा। कानूनी सुरक्षा किस तरह से की जा रही है राष्ट्र में या राज्य में महिलाओं की, उसके बारे में इसका जानकारी रखना प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि इस प्रश्न पर एमपीपीएससी ने गलती की थी, फिर बाद में चलकर इस प्रश्न को हटा दिया गया था। गलती थी ऑप्शन नंबर ए में, समानता से संबंधित अधिकार। यह ऑप्शन वह नहीं देना चाहते थे, उनको देना था दंगे करने वाले मामलों से संबंधित जो अधिकार हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको मानव राष्ट्रीय अधिकारों के बारे में बता देता हूं। क्या मानव अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में कुछ बताते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 1993 में की गई। इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत जीवन में जीवन स्वतंत्रता और शिक्षा, जीवन स्वतंत्रता और शिक्षा के बारे में प्रमुख रूप से इसके उद्देश्य दिए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि व्यक्तिगत जीवन में मानवाधिकारों की सुरक्षा, समानता और गरिमा से संबंधित जो प्रमुख अधिकार हैं उनके बारे में बात की गई है, उसे परिभाषित करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग। चलिए फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर क्या होगा बताना है आपको। कम से कम कितने लोग होंगे इसमें? 5 सदस्य, उसमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, तो एक और एक कितने हो गए? 2। फिर संख्या कितनी बचती है? 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या 3 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट बताता हूं, 2 फरवरी सन 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 में जो आया, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 के माध्यम से संविधान में 338 जोड़ा गया, 338 ए को जोड़ा गया, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक संस्था है। मैंने आपको एक वैधानिक संस्था बताया है राष्ट्रीय महिला आयोग के, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है, उसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसकी स्थापना सन 2004 में की गई। यह एक संवैधानिक संस्था है। कितने व्यक्ति इसके सदस्य होंगे? 5, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होंगे। इन तीनों, ध्यान रखिएगा, 5 के पांचों सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या सदस्य हो। ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि सभी सदस्य 2 कार्यकाल करने के बाद, अर्थात 6 वर्ष अगर उन्होंने कार्य कर लिया है तो फिर वह तीसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है, चलिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 4 वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं, या 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या 7 वर्ष के लिए? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकतम 6 वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की। कितने वर्ष? 6 वर्ष हो जाए या तो 65 वर्ष उसकी उम्र हो जाए तो फिर उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। उसके निष्कासन का प्रमुख काम किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास ही, क्योंकि वह नियुक्ति भी करता है। उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। वह आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर आप कह सकते हैं न्यायाधिकरण, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। हालांकि इसके बैठकों का आयोजन 4 अन्य जगह पर और किया जाता है। कहाँ कहाँ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बैठकों का आयोजन किया जाता है? भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है, पुणे में इसका आयोजन किया जाता है, कोलकाता में इसका आयोजन किया जाता है और चेन्नई में इसके बैठकों का आयोजन किया जाता है। 4 जगह पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बैठकों का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर नहीं बढ़ते हैं, इसी में आपको और बता देते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई 18 अक्टूबर सन 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 में की गई। इसका उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, साथ में वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। वह सभी के सभी पर्यावरण में ही आ जाते हैं। किसका किसका संरक्षण करना? ध्यान रखिएगा, पर्यावरण का संरक्षण करना, वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मैंने आयोजन के बारे में बताया कि 4 अन्य जगह पर इसका आयोजन किया जाता है। कहां कहां? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई सन 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? किसकी समीक्षा के लिए? सिविल सेवा परीक्षा की समिति के लिए, समीक्षा के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग, इनके नेतृत्व में सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए एक गठन किया गया था समिति का। चलिए सिविल सेवा परीक्षा के बारे में मैं अगर आपको बताऊं या लोक सेवा आयोग के बारे में बताता हूं। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर सन 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहां है? लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इनके अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान से सुनते चलिएगा क्या बता रहा हूं।
अध्यक्षों और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्य क्या होता है? केंद्रीय भर्ती संस्था है ये एक प्रकार की। इसका कार्य होता है अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं को आयोजन करवाना। और केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार कौन होता है? लोक सेवा आयोग